डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। किसी भी देश के स्वस्थ विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए ऐसे नागरिक तैयार किए जाएं जो लोकतांत्रिक समाज व मूल्यों में आस्था रखते हों और मानवीय उच्च संस्कारों से युक्त हों। ऐसे नागरिकों का व्यक्तित्व समाज और देश की पहचान को नई आभा प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति के संस्कार व चरित्र निर्माण की नींव बाल्यावस्था में ही पड़ जाती है। एक बच्चा अपनी उम्र की आरंभिक अवस्था में जैसा देखता, सुनता और पढ़ता है, उसी से उसका व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य निर्धारित होता है। बच्चों के मासूम चेहरे देश के सुंदर भविष्य के द्योतक होते हैं। इसलिए देश के भविष्य को सुंदर और सुखद बनाने के लिए बच्चों का सर्वांगीण विकास आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। व्यक्तित्व निर्माण में अच्छे साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। माता पिता और गुरु के बाद पुस्तकें और अच्छा साहित्य ही व्यक्ति का श्रेष्ठ मार्गदर्शक होता है। पहले दादा दादी, नाना नानी व घर के अन्य बुजुर्गों द्वारा बच्चों को देवी देवताओं, राजा महाराजाओं, पशु पक्षियों और अन्य पौराणिक ऐतिहासिक चरित्रों को आधार बनाकर सुनाई जाने वाली कथा कहानियाँ शिक्षा का एक अहम अंग हुआ करती थीं, जो मनोरंजन के साथ साथ बच्चों के बौद्धिक, नैतिक और मानसिक विकास में सहायक बनती थी। बाद में बाल साहित्य ने भी इसमें जगह बना ली। हम में से कई लोग और हमारे पहले और बाद की पीढ़ी के भी कई लोगों ने स्वस्थ बाल विकास से काफ़ी कुछ सीखा है। कथा कहानियों की कई बाल पत्रिकाएं और चित्रकथा पढ़कर हमें धर्म, विज्ञान, इतिहास और अन्य कई विषयों की जानकारी प्राप्त हुई और कई पौराणिक व ऐतिहासिक चरित्रों के बारे में जानने समझने का अवसर मिला। जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विनय, विवेक, दया, परोपकार, सत्य, सदाचार और अहिंसा जैसे जैसे उदात्त नैतिक मूल्यों, गुणों, आदर्शों और सिद्धांतों का महत्व पता चला और ये हमारे व्यक्तित्व निर्माण या विकास में अत्यंत सहायक बने। प्राचीन काल के ऋषि मुनि, धर्म ग्रंथकार और नीति निर्धारणकर्ता अत्यंत दूरदृष्टा थे, जिन्होंने इंसान के मनोविज्ञान को समझकर ही धर्म और नीति के अनुकूल संदेश उन तक पहुंचाने के लिए कथा कहानियों का सृजन किया। पिछले कुछ समय से स्कूली शिक्षा में जो नवाचार प्रक्रिया अपनाई जाने लगी है, उसमें भी बच्चों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कथा कहानियों को एक माध्यम बनाया जा रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बच्चों को शिक्षा देने के तरीके मनोरंजक होने चाहिए। मनोचिकित्सकों के अनुसार किसी भी बात को मनोरंजन के जरिए बच्चों के मस्तिष्क में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। चित्रकथा इसका अधिक बेहतर माध्यम हो सकती है। बच्चों को चित्रों के माध्यम से जो जानकारी दी जाती है, उसका प्रभाव उनके मस्तिष्क पर स्थायी छाप छोड़ता है। चित्रकथा देखने पढ़ने के बाद बालक को अर्थ ग्रहण करने की ऐसी किसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है, जैसा कि उसे किसी कहानी कथा को सुनने या पढ़ने के बाद उसका अर्थ ग्रहण करने के दौरान गुजरना पड़ता है।
इस दृष्टि से बोलते चित्रों का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। यह विडंबना ही है कि आज का बच्चा टेलीविज़न और वीडियो गेम की चकाचौंध में गुम होकर रह गया है। स्वस्थ बाल साहित्य से उनका दूर दूर तक का नाता नजर नहीं आता। टेलीविज़न का छोटा पर्दा हो या मोबाइल, बच्चों के स्वस्थ विकास में सहायक होने के बजाय सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने वाले माध्यम बनकर रह गए हैं। वर्तमान में छोटे पर्दे के अधिकांश कार्यक्रम या फिल्में बच्चों में हिंसा, द्वेष और वैमनस्यता के भाव पैदा कर रही हैं और बच्चों के मन मस्तिष्क पर आघात पहुंचा रही हैं, जिससे कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकृतियां फैल रही हैं। बच्चों के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ रहा है। इनमें मानवीय संवेदनाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कोई जगह नजर नहीं आती। यही वजह है कि हमारे देश में बाल अपराधों की संख्या का ग्राफ दिनों दिन ऊंचा उठता जा रहा है। हिंसा के साथ साथ छोटे पर्दे और मोबाइल पर वीडियो फिल्मों आदि में प्रसारित अश्लीलता के ज्वार से किशोरावस्था में पहुंच चुके या पहुंच रहे बच्चों के कोमल मन गहरे से प्रभावित हो रहे हैं और उनकी मानसिकता और संवेदना दूषित हो रही है। यह अश्लीलता और अन्य यौन गतिविधियां उन्हें न केवल लुभाने लगी हैं, बल्कि कच्ची उम्र में ही वयस्कता के अनुभवों से लैस करने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में किशोर वय बच्चों द्वारा सहपाठी या फिर अन्य मासूम बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं भी बढ़ी हैं। ठीक इसी तरह नशे की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है और कोमल पौधे पनपने से पहले मुरझा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को टेलीविज़न और मोबाइल के जरिए फैलाए जा रहे ऐसे सांस्कृतिक प्रदूषण से बचाने के लिए शिक्षाप्रद बाल साहित्य से जोड़ा जाना नितांत अनिवार्य है। इस विषय में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सन 1991 के शुरुआती दिनों में सोवियत संघ के अंत के साथ ही एक नए दौर का आरंभ हुआ। इसे भूमंडलीकरण का दौर भी कहा जाता है। इस दौरान देशों के बीच विभिन्न आयामों के फासले कम हुए और दावा किया गया कि आर्थिक व्यवस्थाओं में बदलाव और सांस्कृतिक पहलू का विस्तार होगा। हालांकि आज मंदी को मद्देनजर रखते हुए आर्थिक पहलू पर भूमंडलीकरण का कैसा असर पड़ा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है और सांस्कृतिक पहलू पर कैसा प्रभाव पड़ा, आज युवाओं को अपनी संस्कृति और इतिहास से अनजान होने की स्थिति देखकर इसको समझा जा सकता है। इसके उपरांत अगर हम आर्थिक पहलू के मुकाबले सांस्कृतिक पहलू पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि सांस्कृतिक पहलू पर भूमंडलीकरण का ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है और धरोहर विलुप्त होने के कगार पहुंच जाना इसी बात का प्रमाण है। भारत जैसे देश इस बात को समझ रहे हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मिलकर किया है। युवाओं के बीच लोक कलाओं के प्रति जागरूकता बढ़े और उन्हें संस्कृति की खूबसूरती का एहसास हो। इसी आशा के साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के युवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समारोह रत्नावली का आयोजन हो रहा है।
लोक कलाओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह एक अहम पहल हो सकती है। महामारी और दूसरे अन्य कारणों से जो क्षति लोक कलाकारों को पहुंची है उससे संभलने के मौके निकालने होंगे। संपूर्ण विराम।